नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। पी फॉर पॉलिटिक्स, ये वो अंक है जिसमें हम विभिन्न राजनीतिक हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, खासतौर पर उन हस्तियों की जिनकी प्रबल दावेदारी है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और इन दिनों जो नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, सबसे ज़्यादा जिस नाम के विषय में चर्चाएं हैं, वो है राजकुमार कर्राहे जी, जिनका केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी सूची में लांजी विधानसभा क्षेत्र से नाम जारी हुआ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे। तो सबसे पहले राजकुमार कर्राहे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका इस अंक में बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लांजी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में एक कड़ा संघर्ष रहा आपका भारतीय जनता पार्टी से कि आप मांग कर रहे थे बार बार, तो ये अब बताएं कि ये पूरा सफ़र किस तरह का रहा और राजनीति में किस तरह आपका पदार्पण हुआ। जी, मैं तो बचपन से ही राजनीति करते आ रहा हूँ। जब मैं 11वीं कक्षा में था, उस समय मैं जगन्नाथ जायसवाल हायर सेकेंडरी स्कूल लांजी में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था 11वीं कक्षा में 1994 में। उसके बाद मैंने 1995 में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, वो भी निर्वाचित हुआ था। फिर 96 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ब्लॉक अध्यक्ष बना और उसके बाद में 99 में मैं युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बना। उसके बाद में मैं 2002 में पुनः युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बना और 2005 में युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना। इसी तरह से फिर 2005 में ही मैं चुनाव लड़ा और जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुआ। फिर मैं 2010 में जनपद पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। 2011 में पार्टी ने मुझे जिला किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाया और 2014 में मैं फिर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। इस तरह से फिर 2015 में मैंने इस बात की घोषणा कर दिया था कि मैं स्थानीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने 2008 में भी टिकट मांगा था। 2013 में रमेश भाई हमारे एमएलए थे, इस कारण से मैंने टिकट नहीं मांगा, लेकिन 2018 में पूरी ताकत से फिर टिकट मांगा था और पार्टी से टिकट मांगा था। पार्टी ने टिकट नहीं दी थी उस समय। उससे पहले मैं जनभागीदारी समिति में शासी कला महाविद्यालय जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष भी रहा और 2004 से 2009 के बीच में माननीय गौरी शंकर बिसेन जी सांसद थे। उस समय में उन्होंने मुझे उधर की क्षेत्र की जवाबदारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि बनाया था। वो टिकट नहीं मिली थी 2018 की, तो उस समय मैंने पार्टी से रिज़ाइन किया था, लेकिन उस समय के जिला अध्यक्ष हमारे माननीय रमेश रंगलानी जी थे, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। वो यही कहते थे कि तुम पार्टी से कभी बाहर नहीं हो, पार्टी के अंदर हो, और तुम्हारा इस्तीफा हमने फाड़ के फेंक दिया है। फिर ये हुआ कि लगातार मैं 2019 में मैंने आजीवन संस्था निधि कटवा लिया था और इंतज़ार कर रहा था कि पार्टी मुझे आज नहीं तो कल याद करेगी, लेकिन चुनाव बहुत नज़दीक आने लगे थे और इस कारण से ऐसा लगा कि कोई एक प्लेटफार्म चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की मांग थी कि कोई नया प्रत्याशी आना चाहिए। इस कारण से मैं 4 मार्च को आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था और टिकट मिलने से मैं पहले 2 दिन पहले मैंने 15 अगस्त को प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। उसको सोशल मीडिया में भी मैंने जारी कर दिया था 16 अगस्त को। और उसके बाद मुझे ये जानकारी में बिल्कुल नहीं थी कि पार्टी इतनी जल्दी मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर देगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने इस पार्टी की, पार्टी की, मातृ संस्था की, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित तौर से मैं उस विश्वास पे खरा उतरूँगा। जी, एक तरह से कहा जाए कि आप भाजपा की, या यूं कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रीति नीति और उसकी जो कार्यप्रणाली है, इसमें रचे बसे एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत आम आदमी पार्टी का जिस तरह से आपने दामन थामा और एक महत्वपूर्ण पद पर भी आप बने रहे, तो इस आइडियोलॉजी को अपनाने के पीछे क्या मंशा रही? नहीं यार, आइडियोलॉजी कुछ नहीं था, एक प्लेटफार्म चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए और ये था कि भाई बस मैदान में जाना है और लड़ना है। तो एक ऐसा था कि पहले से सिंबल मेरा निर्धारित रहे, क्योंकि चुनाव और भी लड़े जा सकते थे, बाहर रह के भी लड़े जा सकते थे, लेकिन सिंबल रहेगा तो पर्चे पाम्पलेट ठीक रहते हैं, पहले छप जाते हैं और उसे आम जनता तक ही पहुंचाया जा सकता है। तो एक कारण वही रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ काम नहीं किया था मैंने और लगभग 3 महीने हुए थे। 4 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था और 15 अगस्त को मैंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन जैसा पर्चे की बात आपने कही, तो ऐसे लांजी क्षेत्र में तो बहुत पर्चे ऐसे लगे हैं जहां आप भी दिख रहे हैं, केजरीवाल जी भी दिख रहे हैं। तो इस छवि को तोड़ पाना आगामी चुनाव में कितना मुश्किल होगा और अंतर कलह से कैसे निपट पाएंगे आप? जी वहाँ भी जो लोग जुड़ रहे थे मुझसे, वो पार्टी से नहीं जुड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़ रहे थे, वो मुझसे जुड़ रहे थे और मेरे जुड़ने के साथ में वो जुड़े और मेरे भारतीय जनता पार्टी में आने के साथ में मेरे साथ में पूरे लोगों ने
अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से रिज़ाइन भी किया है और लगभग सारे लोगों की यहाँ पर सदस्यता ग्रहण किया जाएगा आगामी भविष्य में जो कार्यक्रम लांजी क्षेत्र के अंदर में आयोजित होंगे। लेकिन लांजी में विरोध के स्वर भी बहुत मुखर हो रहे हैं। हाँ, वो होता है। देखिए, मैं जब 2008 में चुनाव की टिकट मांगा था तो मैंने 14 साल मेहनत किया था पार्टी के लिए और उस समय में मुझे ऐसा लगता था कि मैं दावेदार हूँ, बहुत प्रमुख दावेदार हूँ। तो 2008 में मैंने निर्दलीय फार्म भर दिया था, लेकिन पार्टी ने समझाया, आगे का भविष्य था, तो मैंने फार्म उठाया और पार्टी के लिए ईमानदारी के साथ में मैंने काम किया था। और अभी रमेश भट्टाचार्य जी ने 5 साल काफ़ी मेहनत किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2018 से लेकर 2023 तक के पार्टी के हर कार्यकर्ता की जवाबदारी भी उन्होंने निभाया है और काफ़ी मेहनत किया है। तो निश्चित तौर से वो एक पीड़ा रहती है मन के अंदर में, अगर मेहनत करने के बाद में टिकट नहीं मिलती है तो। और हर किसी के ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं, उनके भी सपोर्टर हैं लांजी क्षेत्र के अंदर में, लेकिन पार्टी की रीति नीति को समझते हैं। विधायक रहे हैं, 2 बार जिला के अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, तो संगठन को भी वो अच्छे से जानते हैं और निश्चित तौर से हर किसी के ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं। तो कुछ दिन का रहता है और उसके बाद में पार्टी की बात करने से, मैं भी उन लोगों से सभी से बात कर रहा हूं, तो वो सभी कह रहे हैं कि नहीं भैया, हम आपके साथ खड़े हैं, पार्टी संगठन के साथ खड़े हैं। वो तो एक ऐसा है कि हमें दर्ज करना पड़ता है विरोध, तो ठीक है, वो घर का परिवार है, परिवार का मामला है, वो सब ठीक हो जाएगा। एक बात बताइए राजकुमार जी कि ये परी कथा की तरह अचानक आपकी एंट्री होती है और नाम आपका आ जाता है सूची में, ये इतना मतलब एक चमत्कारिक जो फेरबदल था, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या क्या कुछ रहा होगा कारण? देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद ऐसा लगता है कि चमत्कार ही है और विश्वास नहीं था कि पार्टी इतने जल्दी मेरा नाम घोषित करेगी। लेकिन अभी जो 39 सीटें पार्टी ने घोषित किया है, वो सभी सीटें या तो 2 बार हारी हुई है या ज़्यादा मतों से हारी हुई सीटें हैं। तो वहाँ पार्टी का ये उद्देश्य रहा होगा कि पहले प्रत्याशी घोषित कर देना और अप्रत्याशित तरीके से घोषित कर देना, ताकि वहाँ पर जो कैंडिडेट आए उसे पूरा समय मिले काम करने का और मजबूती के साथ में वहाँ पे पार्टी फिर से खड़ी हो सके। जैसा कि आपने कहा कि जो पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व है, उनका ज़्यादा फोकस था ऐसी सीटों पर जो पहले भी काफ़ी टाइम से 2 या 3 बार आप हार चुके हैं। आपके ऊपर तो अब ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई इस सीट को जीत कर लाने की। क्या कुछ एजेंडे रहेंगे आपके? काफ़ी सारे एजेंडे हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैं जो वहाँ का कार्यकर्ता है वो बहुत शक्ति के साथ में लड़ेगा, पूरी ताकत के साथ में लड़ेगा। जनता का आशीर्वाद 2008 से वो मुझे एक विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, तो वो भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तीसरा ये है कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, वहाँ की कांग्रेस की एमएलए रही है हिना कांवरे जी, उन्होंने बहुत ऐसा काम नहीं कर पाया है क्षेत्र के अंदर में कि जो बताया जा सके। चूँकि बहुत छोटे छोटे काम पे उन्होंने फोकस किया, लेकिन वो काम दिखते नहीं हैं उनके कहीं पर भी। जो विधायक निधि आती है बस वहीं तक वो सीमित रह गई। चूँकि वहाँ का पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। हमारे यहाँ की बांस कटाई और लकड़ी की जो कटाई होती थी, उससे आदिवासी भाइयों को रोज़गार मिलता था, बड़े बोनस मिला करते थे। रोजी के साथ साथ में बोनस मिला करता था, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक के बोनस साल भर में वो लिया करते थे। तो वहाँ से जो है वहाँ की जनता इस चीज़ से वंचित रही है बहुत लंबे समय से। और जिस तरह से कुछ काम वहाँ पे किए जा सकते थे, गांव की स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही है। जबकि एक विधायक का दायित्व होता है कि उसे मॉडल के रूप में वो उभारे। गांव में पीने का स्वच्छ पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं जो है मुहैया वहीं पर हो जाए, उस पंचायत के अंदर में मुहैया हो जाए, ताकि गांव के लोगों को वहाँ से निकलना ना पड़े, उस पंचायत के लोगों को शहर तक ना जाना पड़े। जो प्राथमिक चीज़ें हैं कम से कम उनका तो देख रेख वहाँ पे किया जा सके। तो इन सब चीज़ों से वो अलग रही हैं और अपने आप को मतलब प्रदेश के नेता के रूप में रही हैं। तो ज़्यादातर वो भ्रमण में रही हैं, क्षेत्र में नहीं गई हैं। जो जन आक्रोश है उनके खिलाफ में, तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, महंगाई या यूं कहें कि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी बढ़ी है, भाजपा के विपक्ष में भी कुछ चीज़ें जाती दिख रही है। बार बार शिवराज जी का चेहरा रिपीट होता रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। शिवराज जी तो काफ़ी काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि शिवराज जी ने पूरे प्रदेश की जनता को, हर परिवार को एक तरह से हम कहें कि परिवार के रूप में उन्होंने जाना है। वो मामा के रूप में जाने जाते हैं, भांजी के रूप में हर बच्चे को के रूप में पहचाने जाते हैं, हर बच्चे से के मामा के रूप में पहचाने जाते हैं। उसी तरह से अभी उन्होंने लाडली बहना योजना बनाया है। हर बहन को 1,000 रुपये, फिर 1,200 रुपये, 3,000 रुपये तक की उनकी जाएगी। तो एक बेसिक स्तर पर वो काम कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी की ऐसी सरकार है
जब से वो बने हैं, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की अगर योजना किसी ने बनाया है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया है, और कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो जननायक है इस प्रदेश के, और मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई ऐसा एंटी इनकम्बेंसी है। भाजपा पूरी ताकत से पूरे प्रदेश के अंदर मिल रही है, और हम पूर्ण बहुमत के साथ में इस बार सरकार बनेगी। लेकिन महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर स्टेट हो गया है एमपी, और भी तमाम तरह की है, युवा परेशान है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वैकेंसीज नहीं निकल रही है, तो एक जनाक्रोश तो कहीं ना कहीं पनप रहा है और बदलाव की बयार के रुख भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो कितना कठिन हो जाएगा ऐसे में? नहीं, वैकेंसीज अभी बहुत सारी निकली हैं। अभी वर्ग 3 की वैकेंसी निकली है, 2 की निकली है, 1 की निकली है। बहुत युवा बेरोजगारों को रोजगार मिला है। वो पटवारी की भी ऐसे ही निकली थी, फिर नहीं, रोक देना पड़ा हाँ, आपको। नहीं, देखिए क्या होता है कि कुछ घटनाएं क्रम होती है, कुछ असामाजिक बातें हो जाती हैं उसमें, जिसमें अब इतने बड़ा प्रदेश है तो ऐसा कुछ हो गया। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मामले में शिवराज सिंह चौहान जी जितनी ईमानदारी के साथ में प्रदेश के अंदर में काम करते हैं, आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, हमारे से लगे हुए क्षेत्र हैं ये, यहाँ लोग 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपए देकर जॉब में जाते हैं। लेकिन यहाँ कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर में ये स्थिति है कि लोग अपने परसेंटेज के आधार पर एक गरीब का बच्चा भी ऊपर पदों में जा रहा है। तो यहाँ किसी प्रकार का पैसे से कोई नौकरी नहीं लग रहा है, जो लग रहा है अपनी योग्यता के आधार पे लग रहा है। तो बेरोजगारी के इसमें हम बोल सकते हैं कि लगातार वैकेंसियाँ निकाल करके शिवराज सिंह चौहान जी ने हर वर्ग को उन्होंने देने का काम किया। अभी आपने देखा होगा सहायक सचिवों का वेतन बढ़ा दिया गया, पटवारियों का वेतन बढ़ा दिया गया, जनप्रतिनिधियों के भी वेतन बढ़ाए गए, सचिवों के वेतन बढ़ाए गए। तो सभी को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात है बेरोजगारी का, तो देखिए क्या होता है कि एक सब्जी का भी अगर भाव बढ़ता है, बेरोजगारी के समय बोल रहा हूँ कि महंगाई का, तो एक सब्जी का भी दाम बढ़ता है तो देश के अंदर में हल्ला होना चालू हो जाता है। तो भाई उत्पादन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चूँकि बरसात का समय होता है, तो बरसात के समय में वैसे ही टमाटर का हर वर्ष प्रतिवर्ष, चाहे सरकार किसी की भी हो, तो देश के अंदर में हमें कि महाराष्ट्र में भी वो स्थिति है, वो स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, तो एमपी में भी है, पूरे देश के अंदर में कि टमाटर का उत्पादन बरसात के दिनों में नहीं हो पाता है। खपत रहती है लेकिन उत्पादन नहीं हो पाता है, इस कारण से उसका भाव तेज हो जाता है। तो इसे कहा जाता है कि भाई सब्जियों के दाम बढ़ गए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर अभी उत्पादन ज़्यादा होगा तो दाम अपनी स्थिति में आ जाएंगे। फिर खैर बात अकेले टमाटर की नहीं थी, रसोई गैस है, दालें हैं, तेल है, तमाम सारी चीज़ें, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लांजी में आपको एक नया चेहरा बन के उभारा है भारतीय जनता पार्टी ने, आखिर में चलते चलते बस इतना बता दीजिए कि रूठे हुओं को कैसे मनाएंगे, जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कैसे रिझा पाएंगे? जी, कोई नहीं रूठा हुआ है, ये सब मेरे छोटे भाई हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ में काम किए हैं। मैंने ही भारतीय जनता पार्टी में उनको एक समय में जोड़ा था, आज युवा मोर्चा से वो जनप्रतिनिधि बने हैं, तो उन्होंने से मेरी बातचीत हो रही है। मैं आज सुबह 5 बजे उठकर जब 8 से 10 लोगों से बात किया तो बिल्कुल कोई विरोध नहीं है भैया, लेकिन पूर्व विधायक हैं, जिले के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने घर पे बुलाया तो सारे कार्यकर्ता जाएंगे, बैठेंगे, स्वाभाविक है। मैं भी अगर बोलूँगा तो घर आएंगे, तो वहाँ वो गए और कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उसमें। अब कुछ युवा जो रहते हैं जो कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती है। वो कुछ लोगों ने बोला चलो मोटरसाइकिल से रैली निकालेंगे, तो रैली बाहर निकल गई। लेकिन भट्टर जी की मानसिकता बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल पार्टी के प्रति समर्पित नेता हैं और ज़िले के नेता हैं हमारे। निश्चित तौर से मेरे से 5 साल छोटे हैं, लेकिन हम उनको नेता के रूप में, हम अपने से बड़े नेता के रूप में हम उन्हें देखते हैं। तो वो निश्चित तौर से इस सीट को निकालने में पूरी मदद मुझे करेंगे और मैं समझता हूँ कि मेरे सारथी की तरह वो रहेंगे। तो विजयश्री के लिए आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल आश्वस्त हूँ और मुझे लगता है कि जनता मुझे 2008 से एक विधायक के रूप में देखना चाहती है, तो जनता का भरपूर आशीर्वाद है। आज भी आप ग्राम के अंदर में, किसी भी गांव के अंदर में आप जाकर आज देखेंगे तो एक उत्साह पूरे क्षेत्र के अंदर में मनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर से इस बार हम विजयश्री लेकर आएंगे और ये जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। जी, तो आपको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी बातें हमसे साझा की। आप देख रहे थे पीपल पॉलिटिक्स और आज हमारे मेहमान थे राजकुमार कर्राहे जी, जो लांजी विधानसभा सीट के प्रबल उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें हमारा खास एपिसोड पी फॉर पॉलिटिक्स। अब दीजिए अनुमति आज के इस अंक से। नमस्कार।